नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या भारत का संवैधानिक जो विकास है वो देख रहे थे, और आज हम लोग पहुंचे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। हमारे देश का जो मूल संविधान है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमने इसी एक्ट से लिया है। कुछ हूबहू लिया है, कुछ इससे प्रेरित होकर लिया है। तो आज बात करते हैं इस एक्ट की। तो ये जो एक्ट है 1935 का, इसको पास किया था, इनेक्ट किया था जो ब्रिटेन की या यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसने। और 1937 से ये एक्ट लागू हो गया था। भारत के गणतंत्र बनने की जो तारीख है वह 26 जनवरी 1950, और इस दिन तक ये एक्ट लागू रहा। उसके बाद हमने इसको हटा दिया क्योंकि हमारे पास खुद का हमारा संविधान था। अब इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एक्ट के आने से पहले जो भारतीय थे वो बहुत समय से मांग कर रहे थे कि हमें जो प्रशासन है, हमें जो आपकी विधायी प्रक्रिया है उसमें और ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए, और आप कुछ भी काम करें तो हमसे सहयोग लेके करें, हमसे पूछ के करें। ये भारतीयों की डिमांड काफ़ी समय से थी, और ब्रिटिशर्स ये बात समझ चुके थे क्योंकि अब भारत की परिदृश्य में जो महात्मा गांधी हैं वो आ चुके थे, और वो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला चला दिया था देश में। और इससे एक तरह से अंग्रेज भयभीत भी हो गए थे, और वो मन में मान बैठे थे कि हाँ, हमें अब इन लोगों को ज़्यादा हिस्सेदारी भागीदारी देनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशियल एक्टिविटीज़ में या लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में। साथ में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स ने भारतीय सेना को उपयोग किया, और उसके बाद हमने भी ये उम्मीद बांध रखी थी कि शायद ये विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद अंग्रेज हम पे थोड़े और दया दिखाएंगे और हमको और पार्टिसिपेशन में हिस्सा देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं था। और उसके बाद से ही जो भारतीय थे, खासकर जो कांग्रेस है, इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी की, वकालत की। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उस एक्ट में भी ये कहा गया था कि 10 साल बाद हम एक कमीशन बना के भेजेंगे और ये देखेंगे कि ये जो एक्ट रहा वो कैसा रहा। तो वो जो कमीशन था वो साइमन कमीशन बनकर आया। तो कुछ उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर, कुछ भारतीयों के जो लगातार प्रयास है उसके आधार पर, और ब्रिटिश सरकार ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी 1930, 31 और 32 में, जो कि ब्रिटेन में हुई थी, लंदन में। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकला, साथ में इसके बाद एक वाइट पेपर भी पब्लिश किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1933 में, और एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हुई हैं उन सबको आधार बना के फिर 1935 का जो एक्ट है ये बन के आया। तो इस एक्ट में कहा गया कि भारत में ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय एक, जिसे हम कहेंगे, संघ बनाने की बात रखी गई। और यहाँ पे जो राज्य हैं, जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रिंसली स्टेट हैं, सबको अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो ये जो आपका ऑल इंडिया फेडरेशन है इसमें ज्वाइन करें या ना करें। तो इसमें कहा गया कि ये जो फेडरेशन होगा इसमें जो ब्रिटिश इंडिया है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो मिलकर इसको फेडरेशन को बनाएंगे। और ये भी कहा गया कि भाई कि कंपलसरी नहीं है, जो प्रिंसली स्टेट है, राजसी राजा के अधीन जो इलाके हैं, वो इसमें कंपलसरी नहीं कि इसको ज्वाइन करें। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात इस एक्ट से आई, और आज भी हमारा देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जैसे आप जो हमारा पहला ही अनुच्छेद है, आर्टिकल, वो कहता है भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये संघ की जो अवधारणा है ये हमने 1935 के एक्ट में पाई थी। और ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये कभी बन ही नहीं पाई इस एक्ट के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। अब ये जो एक्ट था, इसने जो सेंटर की पावर है और प्रोविंसेस की पावर है उनके बीच में काफ़ी अच्छा डिवीज़न बना के दिया। और इसी एक्ट के बाद से हम देखेंगे कि जो 3 सूचियां हैं जो आज भी चली आ रही हैं, जो कि हमारा संविधान में, अगर आप देखिए 7 शेड्यूल को, उसमें 3 सूचियां हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसके तहत किसके पास क्या अधिकार है, किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, ये बात बताई गई है। तो ये जो लिस्ट वाली अवधारणा है ये भी 1935 के एक्ट में ही आई थी, और इस लिस्ट से
एक तरह से ये तय किया गया था कि भाई केंद्र के पास क्या अधिकार रहेंगे, राज्य के पास क्या अधिकार रहेंगे, इसके बीच में एक बाइफर्केशन कर दिया जाए। साथ में इसके अलावा जो ऐसे लिस्ट बच जाती हैं जिनके बारे में कोई तय नहीं हो पाता कि इस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगा, तो वो जो रेसिडुअरी पावर रहेंगी वो वायसराय के पास रहेंगी। और आज जो हमारे पास रेसिडुअरी पावर्स हैं वो सेंट्रल के पास है। अब बात की गई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो राज्य हैं वो थोड़े और ज़्यादा स्वायत्त होंगे। और इसमें कहा गया कि जो 1919 में हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डायरेक्टली या द्वैत शासन लाया था, कहाँ पे, राज्यों में या प्रोविंसेस में, इसको ख़त्म किया जाएगा और जो द्वैत शासन है उसकी शुरुआत अब सेंट्रल में होगी। तो 1919 वाले में डायरेक्टली या द्वैत शासन जो है वो शुरू हुआ प्रोविंसेस में। 1935 में ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई और ये जो व्यवस्था डायरेक्टली वाली ये शुरू हो गई अब केंद्र में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ में कहा गया कि जो गवर्नर होगा प्रोविंसेस का या प्रांतों का, वो उनका एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा और उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगी, जैसा आज भी है। राज्यों में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो गवर्नर है और उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। वैसे गवर्नर अपने सारे काम मुख्यमंत्री के थ्रू करवाता है और मुख्यमंत्री लीड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद को। साथ में कहा गया कि जो भी मंत्री रहेंगे वो जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं या लेजिस्लेचर्स रहेंगे उनके प्रति उत्तरदायी रहेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। साथ में कहा गया कि जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेचर्स रहेंगी, वो इन मंत्री को हटा भी सकती हैं, जैसा आज भी होता है। साथ में इस एक्ट ने यही बताया कि जो स्पेशल रिजर्व पावर्स रहेंगी प्रांतों को लेकर वो गवर्नर के पास रहेंगी और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ होती हैं वो चाहें तो ये जो प्रांतीय सरकारें हैं इनको सस्पेंड भी कर सकती हैं। अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेंटर की, यानी जो सेंटर में द्वैत शासन है उसमें क्या क्या मिला है। तो केंद्र में फेडरल लिस्ट जो थी, यानी जो संघ की सूची थी, उसके दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा था रिजर्व्ड लिस्ट और एक था ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये आरक्षित सूची है, तो इसमें किसी भी तरह के कानून बनाने का अधिकार भारतीयों के पास नहीं था और ये आरक्षित सूची है और इसका जो मेन मालिक है वो कौन रहेगा, भारत का वायसराय और इसकी काउंसिल। अब जो बात आती है वो आती है ट्रांसफर्ड सूची की या हस्तांतरित सूची की। तो ट्रांसफर्ड सूची में जो गवर्नर जनरल हैं या वाइसराय साहब हैं वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता के साथ, जो कि 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, इसको कंट्रोल करेंगे, इसमें काम करेंगे। और इसमें जो लेजिस्लेचर्स हैं जो हमने 1919 के एक्ट में बनाई थी कि भाई अपर हाउस और लोअर हाउस बनाया था, उसका सहयोग लिया जाएगा। और इस सूची में जो विषय आ रहे थे जैसे लोकल गवर्नमेंट या फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आ रहे थे। जो रिजर्व सूची है जिसमें किसी भी तरह का अधिकार नहीं है जो लेजिस्लेचर है उसको कानून बनाने का, और इसमें पूर्ण अधिकार जो वाइसराय हैं उनके पास है, उसमें आ रहे थे जो विषय थे वो थे जैसे डिफेंस का हो गया, चर्च रिलेटेड जो विषय हैं वो, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, न्याय, पावर, रिसोर्स, ट्राइबल अफेयर्स। मतलब मोटे मोटे जो लिस्ट थी जिससे रेवेन्यू प्राप्त होता है और जिससे देश में कंट्रोल किया जाता है, वो इन लोगों ने रख दी थी किसमें, रिजर्व लिस्ट के तहत। और बाकी जो हल्के फुल्के पोर्टफोलियो थे वो ट्रांसफर लिस्ट में डाल दिए थे। और साथ में यहाँ ये कहा गया कि जो इसके अलावा जो इससे बच जाएंगे, रेस्टोरी पावर जो रह जाएगी वो गवर्नर जनरल के पास में रहेगी और स्पेशल पावर्स भी इनके पास है। अगर किसी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कुछ इंटरफेयर करना है या कुछ कहना है या उसमें कुछ चेंजेस करने, तो वो भी गवर्नर जनरल कर सकता है। मतलब रिजर्व लिस्ट में तो आप हमको हाथ रखने दे नहीं रहे हो, ट्रांसफर लिस्ट में भी आप इंटरवीन करोगे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसमें दो हाउसेस की हमने बात की, एक तो लोअर हाउस था, एक अपर हाउस था। आज भी है, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। तो उस टाइम जो अपर हाउस था उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे और जो लोअर हाउस था उसे फेडरल असेंबली कहते थे। पिछले 1919 वाले एक्ट में हमने देख लिया था कहाँ पे कितनी सीट थी और कितनी सीट नॉमिनेटेड थी और कितनी सीट में इलेक्शन होते थे। और नॉमिनेशन में भी हमने देखा था कि जो मनोनीत होकर सदस्य आ रहे हैं वो दो हिस्से में आते हैं, एक होते हैं नॉन ऑफिशियल, एक होते हैं ऑफिशियल्स। ये हमने पिछले एक्ट में बात की है, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये जो फेडरल असेंबली है यानी जो लोअर हाउस था, जो मतलब आज का लोकसभा है, इसका कार्यकाल वो 5 वर्ष का था। और इस फेडरल असेंबली में और साथ में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इन दोनों जो सदन हैं इनमें जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजसी इलाके थे,
उनके भी जो मेंबर्स हैं उनको अलाउ किया गया था या उनको नॉमिनेशन दिया गया था इसमें। और ये सारा जो नॉमिनेशन हो रहा था ये गवर्नर जनरल करते थे, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता था। साथ में जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं, वुमेन हैं और डिप्रेस क्लास के लोग थे, इनका भी सेपरेट इलेक्टोरेट बांट दिया गया था। मतलब कुछ इलाके से इन्हीं लोग चुन के आएंगे और यही लोग अपने लोगों को चुनेंगे भी। और बाई कैमरा लेजिस्लेचर यानी द्विसदनी विधानसभा की शुरुआत कुछ प्रोविंसेस में की गई थी, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस को आज का हम यूपी समझ सकते हैं। तो अगर आप यूपी में देखें तो यूपी में एक विधानसभा, एक विधान परिषद है। मद्रास जैसा कि आज तमिलनाडु है, वो मद्रास। जैसे बॉम्बे की बात करें, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे और गुजरात का इलाका आता था। तो यहाँ पे द्वैत शासन मतलब द्विसदनी जो प्रणाली है वो शुरू की गई। और आज भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे विधानसभा भी हैं, विधान परिषद भी हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस राज्य में ये जो दो सदन की व्यवस्था है वो है। अब जब फेडरल स्ट्रक्चर बन रहा है, संघ बन रहा है और इसमें हम दोनों को तवज्जो दे रहे हैं, केंद्र को भी राज्य को भी, तो एक संघात्मक कोर्ट भी चाहिए। क्योंकि कल को कभी ये जो सूची हमने देखी थी अभी, इन सूचियों में अगर कोई दिक्कत होगी, कोई कानून बनाने में कोई रोकथाम हो, मतलब कोई व्यवधान आएगा, तो हम किसके पास जाके अपील करेंगे। तो एक फेडरल कोर्ट भी चाहिए जो कि ना केंद्र कंट्रोल करे ना राज्य कंट्रोल करे, वो अलग रहे। तो अब जब फेडरेशन बनेगा तो फेडरल कोर्ट भी बनेगी, फेडरेशन बनेगा तो फेडरल, एक तरह से हम कहें तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा। फेडरल का इंस्ट्रक्चर जब आ रहा है तो एक तरह का एक सेंट्रल बैंक भी बनेगा, हम सब देखेंगे इसको। तो क्योंकि अब संघ बन रहा है तो हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो दोनों के लिए काम करे और दोनों के लिए पर्याप्त न्याय भी करे एक तरह से। तो फेडरल कोर्ट की अवधारणा आई और उसके बाद दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 6 जज थे। और बाद में ये जो फेडरल कोर्ट है यही फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट बन के उभरेगा। तो एक 1700 हमने देखा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना की गई थी और सर एलिसा इम्फे उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये जो था ये कलकत्ता में था। तो मान सकते हैं कि भारत की जो अंग्रेजों द्वारा न्याय प्रणाली शुरू की गई वो कलकत्ता से शुरू हुई, लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट है ये कब बना है, 1935 के एक्ट के बाद बना है, इसे फेडरल कोर्ट के रूप में ये बना था। इंडियन काउंसिल की बात करें, ये जो इंडियन काउंसिल थी जो 1800 हम बात करेंगे कि 61 का जो एक्ट था उसके तहत ये बनाई गई थी, इसको एबॉलिश किया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिनको ये इंडियन काउंसिल असिस्ट कर रही थी, मतलब इनके अधीन ये इंडियन काउंसिल थी, अब इसको तो हटा दिया गया। तो अब ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स रख दिए गए जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करेंगे, सलाह देंगे। फ्रेंचाइज सिस्टम की शुरुआत की गई और इसमें कहा गया कि 10% जो पॉपुलेशन है उनको वोटिंग राइट दे दिए जाए। साथ में डायरेक्ट इलेक्शंस की बात सबसे पहले शुरू हुई। अब इसके बाद जो इलेक्शन होगा 1937 में, इसमें कांग्रेस मेजॉरिटी से जो प्रांतीय वाले चुनाव है उसमें जीत के आएगी और बाद में फिर सामूहिक इस्तीफा भी दे दी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने हमसे बिना पूछे हमारी आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया। तो जो डायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है वो अब इस एक्ट से शुरू हुआ। इसके पहले भी इलेक्शंस हो रहे थे लेकिन हमको डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पे आम जनता सीधे वोट नहीं दे रही है। रीऑर्गेनाइजेशन, कुछ हमने प्रांतों का रीऑर्गेनाइजेशन किया, जैसे जो सिंध है उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया, बिहार और उड़ीसा को अलग किया, बर्मा को हमने भारत से अलग किया। ये हमने इंडो जो बर्मा वॉर हुआ था उससे हमने बर्मा को लिया था, बर्मा मतलब आज का म्यांमार। जो अदन वाला हिस्सा है इसे भारत से अलग किया गया और इसे क्राउन कॉलोनी बनाई गई। अदन का जो हिस्सा है आज आप इसे देखेंगे तो यमन जो देश है अरेबियन पेनिनसुला में, वहाँ पे आपको अदन की खाड़ी, अदन वाला हिस्सा मिलेगा। और वहाँ से आप होते हुए फिर स्वेज कनाल से होते हुए आप रेड सी पार करेंगे, फिर स्वेज कनाल पार करेंगे, फिर मेडिटेरियन सी पार करेंगे और उसके बाद फिर आप यूरोप जा सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा था जो भी इंडिया के पास था उसको अब ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में कर दिया गया, इंडिया से अलग किया गया। साथ में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इसकी सुप्रीमेसी जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट है इनसे ऊपर ही रखी गई, कि मतलब कोई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वे सर्वा है। साथ में जैसे मैंने कहा कि अब संघ बन गया है या इसकी अवधारणा आई है, वैसे बना तो नहीं था। तो जो संघ की अवधारणा है इसके लिए फिर अब फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई और जो कि बाद में फिर इंडियन रेलवे का मेन काम देखेगी।
एक बैंक बनाया गया, फेडरल बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, और 1935 में 1 अप्रैल 1935 में काम करना शुरू कर दिया, और इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अब फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक ढांचा हमने तैयार किया है, तो हमें एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी चाहिए, और जो कि बाद में आज आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नाम से चल रहा है काम। और उसके अलावा फिर जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की अवधारणा है कि अब जो सरकार बनेगी उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपनी जो प्रांत की विधानसभा है, या अगर वो सरकार है केंद्र की तो जो सेंट्रल असेंबली है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाव है वो इस एक्ट से आया। क्योंकि हमने देखा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं ये उन मंत्रियों को हटा भी सकती हैं उनके पद से, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम नहीं करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर हैं पे हम बात कर रहे हैं इस एक्ट की। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आरबीआई कब बना, तो आरबीआई को आप ध्यान रखो कि फेडरल बैंक के रूप में बना, और फेडरेशन की अवधारणा कब आई, 1935 के एक्ट में आई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना, तो वही आज यूपीएससी है। ये क्यों बना, क्योंकि फेडरेशन की अवधारणा आई, इसलिए 1935 के एक्ट के बाद इसकी शुरुआत है। इसके पहले भी ये थे, ऐसा नहीं कि ये मैं इनको अभी बना रहा हूँ, इसके पहले भी ये थे, लेकिन इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा मिल रहा है इस एक्ट के बाद। साथ में जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी, जिसमें हमने देखा था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको मुस्लिम लोग ही चुनेंगे, जो सिख हैं उनको सिख ही चुनेंगे, जो वुमेन्स हैं कैंडिडेट हैं उनको वुमेन ही चुनेंगी, इन सब की जो अवधारणा थी इसको यूं ही बरकरार रखा गया। तो ये थी मोटी मोटी कुछ बातें 1935 के एक्ट को लेकर, और इसको फिर हमने कब तक ढोया है, 26 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक हो गए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद हमने इस एक्ट को स्क्रैप कर दिया, रिपील कर दिया। और लेकिन इस एक्ट में काफ़ी अच्छी बातें थी, जैसे आरबीआई की मैंने बात की, यूपीएससी की बात की, जो आपकी 3 लिस्ट है उनकी मैंने बात की, डायरेक्टली एट द सेंटर की बात की, ये काफ़ी अच्छी बात थी, इसलिए हमने इसको बहुत सी चीज़ों को हूबहू या इनसे इंस्पायर होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस की बात करेंगे कि भाई संविधान हमारा जो बना है उसके मुख्य स्रोत क्या है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स है वो 1935 का एक्ट ही है। और इस एक्ट से हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी प्राप्त की हैं, और लेकिन फिर भी जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले या इंडियंस को ज़्यादा अथॉरिटी मिले, ज़्यादा पावर मिले, वो इस एक्ट से हुआ नहीं। और उसके बाद लेकिन हाँ, प्रांतों में चुनाव होगा, कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल धूमधाम से यहाँ पे कई सारे प्रांतों में चुनाव जीतेगी भी, और सरकार भी बनाएगी, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के बनेंगे प्रांतों में। लेकिन अल्टीमेटली फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों ने हमसे बिना पूछे हमारी जो आर्मी उसका उपयोग किया था वॉर में, और इसके विरोध में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा 1935 का एक्ट। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।